Good morning to all of you. Good morning. Myself Dr. Bresh Bhan, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी। आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूपीएचएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम आने वाले समय में होने वाला है, इसको कैसे क्रैक करें। व्हाट आर द स्ट्रेटजी हाउ टू क्रैक यूपीएचएससी बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, और एग्जाम का पैटर्न क्या है। और साथ साथ हम लोग जानेंगे कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या पढ़ने की जरूरत है, और जीएस को कैसे तैयार करें, बॉटनी सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें, और किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं कि इस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। और साथ साथ हम लोग जानेंगे इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। एक एक चीज जानेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, अभी आप देख सकते हैं इस समय यूपी एचएससी हायर एजुकेशन सिलेक्शन कमीशन द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई हुई है, आने वाले कुछ एक दो मंथ में ही एग्जाम होने वाला है, तो उसको किस तरह से स्टडी करें, इसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो एग्जाम्स हो रहा है, अगर आप देखोगे यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपका बॉटनी का पेपर्स हो रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर जो बॉटनी का एग्जाम हो रहा है, अगर हम इसकी बात करें, इस एग्जाम की बात करें, तो इसके एग्जाम पैटर्न के लिए क्या जरूरी है। अगर हम सबसे पहले जानें कि इस एग्जाम को कौन दे सकता है, तो आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी यूजीसी ने डिसाइड की हुई है, उसमें उन्होंने डिसाइड किया है कि कैंडिडेट पीजी होना चाहिए, और पीजी होने के साथ साथ एटलीस्ट 55% उसका क्या होना चाहिए, एमएससी में होना चाहिए। साथ साथ आपको एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है एससी, ओबीसी और एसटी के लिए 5% मिनिमम छूट दे रखा हुआ है। साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी द्वारा ऑर्गेनाइज होने वाले नेट, सेट या स्लेट कह सकते हैं, और यह आपको यूजीसी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग आपको पीएचडी के सर्टिफिकेट होनी चाहिए, पीएचडी आपको कंप्लीट होना चाहिए। तो आप देखोगे, अगर मैं बात करूं इस एग्जाम की क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो आप देखोगे क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एमएससी बॉटनी में आपको कम से कम जो आपका पीजी सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं 5% रिलैक्सेशन दिया गया है, इसको दिया गया है ओबीसी, एससी और एसटी को दिया गया। यानी पहली क्राइटेरिया तो होना चाहिए कि एमएससी बॉटनी आपको होना चाहिए। अगर बॉटनी से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपके पास 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया इसमें क्या, 5% रिलैक्सेशन दिया गया है, ओबीसी, एससी और एसटी को दिया गया है। साथ साथ आप यूजीसी द्वारा क्राइटेरिया रखा गया, आपको नेट एग्जाम होना चाहिए, या आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, और कहते हैं स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह एग्जाम आपको क्वालिफाई होना चाहिए। या इसके साथ में कहता है कि यदि आप नेट क्वालिफाई नहीं है, सेट क्वालिफाई, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई नहीं है, तो आपकी जो पीएचडी होनी चाहिए वह रेगुलर मोड में होनी चाहिए। साथ साथ यूजीसी की रेगुलेशन 2009-2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो आपकी पीएचडी जो होनी चाहिए, पीएचडी की अगर मैं बात करूं, तो ये 2009 अगर मैं बात करूं, और या 2016 यूजीसी रेगुलेशन के
अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी पीएचडी कैसा होना चाहिए 2009 और 2016 की रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और एज लिमिट की मैं बात करूं तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं दिया है, 62 ईयर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपका ये कुछ क्राइटेरिया हो गया कि कौन असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकता है। यानी पीएचडी अगर आपने नेट सेट और सेलेक्ट क्वालिफाई नहीं है तो आप पीएचडी आपकी होनी चाहिए 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चाहिए। उसमें कई सारे नाम्स दिए हुए हैं कि आपके पीएचडी रेगुलर मेड में होनी चाहिए, 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर आपके नियुक्त होना चाहिए, आप पीएचडी एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लिए हुए हों। तो सारे कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आप देख सकते हैं। तो ये कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी है जिसके बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। यदि हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो आपका जो पैटर्न एग्जाम का पैटर्न है, अगर मैं बात करूं एग्जाम का पैटर्न जो आपका है, एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं, यह एग्जाम पैटर्न आपका जो होता है, यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे आपके और नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं होती है। दूसरी बात, जो एग्जाम का पैटर्न आपका है अगर आप देखोगे तो टोटल जो आपके मार्क्स हैं, एग्जामिनेशन जो होता है 230 मार्क्स है, जो इस तरह से डिवाइड है आपके, जो आपके क्वेश्चंस है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका रहेगा 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके अंदर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। 70 क्वेश्चंस जो आपके होते हैं ये सब्जेक्ट के रहेंगे, यानी आपके बॉटनी से रहेगा। और आप देखोगे 30 क्वेश्चन जो रहता है वह क्या आता है, जनरल स्टडी से रहता है। दूसरा सेक्शन आपका जो होता है ये आपका रिटन एग्जाम होगा, जो किस तरह का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव। दूसरा सेक्शन जो आपका होता है वह इंटरव्यू। इंटरव्यू यहां पे 30 मार्क्स का रहेगा, 30 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है। तो आप देखोगे क्वेश्चंस की मैं बात करूं, ये 70 क्वेश्चंस जो होते हैं ये कितने होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं। और 30 क्वेश्चन जो जीएस का होता है ये भी 2 मार्क्स का होता है। तो अगर आप देखोगे तो यह कितने नंबर का हो गया, 140। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, इसका मतलब कितना हो गया, 2 नंबर के हो गया तो 140 मार्क्स, और इधर क्या हो गया 60 मार्क्स। तो टोटल कितना हो गया आपके 200 मार्क्स यहां से आ जाते हैं, और आपके प्लस 30 मार्क्स, ये आपके क्या हो गए 30 मार्क्स, 230 मार्क्स टोटल होता है आपका। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कि जो हमने आपको बताया है एग्जाम का पैटर्न क्या है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। साथ साथ देखेंगे टोटल 230 मार्क्स का होता है एग्जाम है, जिसमें 100 क्वेश्चन जो होते हैं वह जो एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जिसमें 70 सब्जेक्ट से आएंगे, 30 जीएस से आते रहते हैं। और इंटरव्यू जो आपका होता है वो 30 मार्क्स का होता है। टोटल 230 मार्क्स का एग्जाम पैटर्न आपका है। अब बात हमारी आती है इसकी हम तैयारी कैसे करें। तो पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करें और जीएस की कैसे तैयारी करें। तो अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि यूपीएचएससी द्वारा बॉटनी का जो सिलेबस दिया गया है वह आप देखोगे तो 10 यूनिट्स डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, पहले सेल बायोलॉजी, सेकेंड यूनिट है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, तीसरा है क्रिप्टोगैम्स, चौथी यूनिट है फेनरोगैम्स, और 5वीं यूनिट है प्लांट रिसोर्स डेवलपमेंट, और छठवां है मॉर्फोजेनेसिस, और 7वां आपके सामने है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और 8वां बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोस्टैटिक्स, और 9वां आपका है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, और 10वीं यूनिट है इकोलॉजी एंड प्लांट ज्योग्राफी। अब जैसा कि आपको पता है किसी भी एग्जाम को अगर क्रैक करना है
तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन किस यूनिट पे ज्यादा आते हैं, किस पे कम आते हैं, हमको वेटेज देखना पड़ेगा। तो अगर हम उसकी एनालिसिस करें तो हम पाते क्या है कि 2018 और 2021 का जो यूपीएचएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम ऑर्गेनाइज किया गया था, अगर यूनिट का वेटेज देखें तो हमें देखते हैं सेल बायोलॉजी से 8 क्वेश्चन आया हुआ है दोनों एग्जाम में, माइक्रोबायोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं, क्रिप्टोगैम्स से आप देख रहे हो 18 क्वेश्चन दिख रहा है, फेनरोगैम्स से 33 गैप्स। फेनरोगैम्स से कहां आते हैं? सीड बियरिंग प्लांट्स, जिसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, 33 क्वेश्चन आए हुए हैं। क्रिप्टोगैम्स में कौन आते हैं? जिसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, एल्गी, फंजाई, ब्रायो और टेडो क्रिप्टोगैम्स के अंदर आते हैं। इसके बाद आप देखोगे प्लांट रिसोर्स से हमारे 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, मार्फोजेनेसिस से हमें 6 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और जेनेटिक्स एवोल्यूशन से हमें 10 क्वेश्चन मिल रहा है, और बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोस्टैटिक्स से आपको 24 क्वेश्चन आ रहा है। प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से 22 क्वेश्चन है, और इकोलॉजी एंड प्लांट ज्योग्राफी से आपका कितना है? 4 क्वेश्चन। इस तरह अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? 33 क्वेश्चंस। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो होती है, जिनको मैं बोलता हूं बार बार कि आपको फेनरोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स को देखो। इसका मतलब अगर हम देखें यहां पे तो हमारे पास एल्गी, फंजाई, लाइकेन, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, आपको पता होगा टेरिडोफाइट्स, इन यूनिट को इसे कहते हैं लोअर बॉटनी। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमको विशेष ध्यान देना है इन पे। दूसरा, क्रिप्टोगैम्स का मतलब क्या होता है? जहां सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो आपने इनको देखा। फेनरोगैम्स जहां सीड का फॉर्मेशन होता है वहां पे देखोगे, अगर मैं बात करूं तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो आपका होता है, इन पे क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। तो अब आपने देखा, जब आपने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की एनालिसिस किया तो हमें सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है? लोअर बॉटनी पढ़नी है, एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म पे विशेष ध्यान देना है। उसके बाद जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो आ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोस्टैटिक्स वाले सेक्शन में देखें तो आपको 24 क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ साथ फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में देखो तो आपको देखने को मिल रहा है कि कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट आपके लिए ज्यादा है। अगर हम बात करें तो हमें बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोस्टैटिक्स और फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इस सेक्शन से क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है। तो हमें अगले एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, इस यूनिट को विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आप अगर बॉटनी की बात करो तो निश्चित है कि यहाँ पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आप लोअर बॉटनी से बनते रहते हैं। तो इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है लोअर बॉटनी की, साथ साथ हायर के अंदर आपको बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और प्लांट फिजियोलॉजी पे विशेष ध्यान देना है। अगर हम देखें एक पाई चार्ट के अंदर, अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं हमारी यूनिट की वेटेज की मैं बात करूं तो फिर आपको देखने को मिलता है यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 8। अगर मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 4 पे अगर आप देखो तो फिर वही फेनरोगैम्स आप देखोगे, क्रिप्टोगैम्स। यूनिट नंबर 8 पे अगर आप देखोगे तो मैंने आपको कहा बायोटेक्नोलॉजी, और यूनिट नंबर 9 में अगर देखोगे तो आपको मैंने आपको बताया कि आपके साथ फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इनकी क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होता है। तो ये प्रीवियस ईयर की जब क्वेश्चन की हम एनालिसिस करते हैं ना, तभी तो हमें पता चलता है कि हमारी प्रिपरेशन में किस तरह की होने चाहिए, किस टॉपिक को हमें ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है, इससे पता चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे यूनिट को छोड़ देंगे, उन यूनिट को भी हम विशेष ध्यान देंगे, उनको भी पढ़ेंगे, लेकिन लोअर बॉटनी, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी को भी हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अगर मैं बात करूं, अब मेरे सामने क्वेश्चन आता है कि हमें सोर्सेस क्या क्या होना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करने की जरूरत होती है, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर मैं बात करूं, इसके अंदर आप देख रहे हो कि अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि हमें कौन कौन से सोर्सेस क्या है, कैसे हम इसकी स्टडी करें। तो मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़ने की चाहिए। यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएचएससी
बॉटनी की, तो आपको कौन कौन से बुक पढ़ने की जरूरत है जो अच्छे से रिवाइज कर लें तो सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक आपको कवर हो जाए। तो अगर मैं बात करूं तो देखूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अगर लोअर बॉटनी का वेटेज सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है तो आपको पढ़ने की जरूरत है। अगर मैं बात करूं लोअर बॉटनी की तो लोअर बॉटनी में आप देखो एक बुक जो आपको पढ़ने की जरूरत मैं सलाह दूंगा, जो सिंह जैन पांडे की बुक आती है, सिंह जैन पांडे की, ये आपकी रस्तोगी पब्लिकेशंस की है। इस बुक को आप पढ़ें। सिंह जैन पांडे की आती है टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी। रस्तोगी पब्लिकेशंस की बुक आती है जिसमें आपको एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेडो, जिम्नो बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आप इसको किसी भी बुक स्टॉल से जाके ले और अच्छे से रिवाइज करिए एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेडो, जिम्नो की पहली बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। दूसरी बुक अगर मैं बात करूं हायर बॉटनी की मैं बात करूं तो अगर आपको पढ़ना है तो इसका सेकेंड पार्ट आता है, एक वॉल्यूम फर्स्ट आता है, एक वॉल्यूम सेकेंड आता है, जिसके अंदर आप एंजियोस्पर्म भी पढ़ सकते हो। तो आपको एक बुक हमेशा पढ़नी चाहिए जहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। दूसरी बात मैं करूं अगर हायर बॉटनी की मैं बात करूं, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ना है, आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है, इकोलॉजी पढ़नी है, या आपको पढ़नी है जेनेटिक्स पढ़नी है, तो एक जो सीएसआईआर नेट की तैयारी करने के लिए बच्चे यूज करते रहते हैं उसको जरूर रखिए, पाथफाइंडर की, पाथफाइंडर की बुक लें आप, जो आप सीएसआईआर नेट की तैयारी करते समय अपने इसको पढ़ाई किया होगा। तो आप देखेंगे पाथफाइंडर में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ये सब बहुत बेसिक से बहुत अच्छी तरह से दिया है, तो आप यहां से कवर कर सकते हो। अदरवाइज आप कोई भी बुक यूज कर सकते हो, बट पाथफाइंडर इज बेटर। आई थिंक जो आपने नेट में अच्छे से पढ़ाई किया है वो यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। तीसरी अगर मैं बात करूं कोई बुक आपको लेने की जरूरत है तो आपको एक बुक को मैं सलाह दूंगा, क्योंकि हमने भी तैयारी की है, आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं तो इन बुकों को हम लोगों ने भी पढ़ाई की हुई है। तो आप कम से कम, तीसरा, आपके पास एक सोर्स होना चाहिए, एक कोई मेडिकल की बुक आप जरूर रखो। मेडिकल बुक आप रखोगे इससे फायदा क्या होगा, आपको क्विक रिवीजन करना बहुत आसान होगा। जब आपके एग्जाम्स आएंगे उसके पहले एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टायडो के जो फैक्ट्स होते हैं ना, वह मेडिकल की बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो वहां से आपको एक बुक रखो जिसकी भी आपको रखनी हो। उस बुक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए हैं, उनको प्रैक्टिस करो तो आपको बहुत बेटर तरीके से आप कवर कर सकते हो। तो आपको बेसिक मैंने आपको बताया कि आपके पास लोअर बॉटनी सिंह जैन बॉटनी की होनी चाहिए, रस्तोगी पब्लिकेशन का, इसका वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड दोनों रखिए ताकि एनजीओस पर भी आप कवर कर सकते। साथ साथ आपको मेडिकल की एक बुक रखनी चाहिए जिसमें होल सिलेबस कवर कर पाएंगे रिवीजन के लिए। पाथफाइंडर में आप मॉलिक्यूलर, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं किसी और प्रैक्टिस पेपर की बात करूं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर प्रैक्टिस पेपर की मैं बात करूं तो एक बुक में बोलूंगा ऑब्जेक्टिव बॉटनी, ऑब्जेक्टिव बॉटनी बुक है जिसको डॉक्टर जसविंदर कौर और डॉक्टर संतोष ने लिखा है। इसको मार्केट में आप लें, ऑब्जेक्टिव बॉटनी करके, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। तो वह बुक अगर आप लेते हैं तो निश्चित आपको बहुत फायदा होगा, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हैं। साथ साथ हर यूनिट पे उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, उसको रिवाइज भी आप कर सकते हैं। और मैं आपको एक सलाह दूंगा कि एक बुक और जरूर पढ़ें आप, जैसे अगर यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर करना है तो जो पीसीएस के पेपर होते हैं, शिल्पी पब्लिकेशन को आप ले लो, वहां पे 2009 तक 2011 तक पीसीएस का ऑप्शनल सब्जेक्ट बॉटनी हुआ करता था। अगर वह पेपर आपको मिल जा रहा है तो आप देखोगे उसमें 10 साल के पेपर होंगे। शिल्पी पब्लिकेशन का आप ले लें बुक और उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे एल्गी, फंजाई, ब्रायोटेडो से क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके इस एग्जाम के लिए काम कर सकते हैं। तो शिल्पी पब्लिकेशन का पीसीएस का बॉटनी का पेपर जरूर ले लें, उसको रिवाइज करते रहें। यानी आपको क्या लेना है, अगर मैं देखूं शिल्पी पब्लिकेशंस का बॉटनी का पीसीएस पेपर,
अगर आपको मिल जाए तो आप ले सकते हो। ये कुछ मैंने आपको बता दिया है जो आपको बेसिक सी बुक रखने की जरूरत है इस असिस्टेंट प्रोफेसर को एग्जाम देने के लिए। एक प्रैक्टिस पेपर हो गया ऑब्जेक्टिव बॉटनी, जिसको आप देख सकते हैं डॉक्टर जसविंदर कौर और डॉक्टर संतोष के द्वारा लिखी गई है। साथ साथ मेडिकल की बुक, एक पाथफाइंडर और आप सिंगजैन पांडे की बुक रखी। इतने से आपको सारे स्टडी मटेरियल आपको यहां मिल जाएंगे। और प्रैक्टिस पेपर के लिए एक क्वेश्चन बैंक बता दिया। शिल्पी पब्लिकेशन आप पीसीएस का जरूर रखें बॉटनी के लिए, और साथ साथ ऑब्जेक्टिव बॉटनी की बुक रखें, जो क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं यूनिट की, तो देखो जैसे हमने बोला पहले यूनिट है सेल बायोलॉजी, तो सेल बायोलॉजी में आप देख रहे हैं कि आपका पहला यूनिट जो दिया है सेल एज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूनिट। जितना भी इसमें टॉपिक्स दिया हुआ ना, अगर इसके लिए मैं बात करूं तो आपको मैंने एक ही बुक का नाम लिया है पाथफाइंडर, प्रणव कुमार के द्वारा लिखा गया है। इस बुक में सेल बायोलॉजी में जो भी टॉपिक दिया है बहुत अच्छे से दिया है, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। शायद नेट की तैयारी में आप इसको पढ़े हुए हो। इसके अलावा अगर आप कोई टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहें तो जो भी आपने बेसिक मेडिकल की बुक में जो सेल बायोलॉजी दिया है उसको भी रिवाइज कर लें। जो मेडिकल की बुक रखेंगे वहां पे सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में दिया रहेगा, आप वहां से कवर कर लोगे। साथ साथ जो चीजें वहां थोड़ा सा टिपिकल होगी वो आपको पाथफाइंडर की बुक में मिल जाएगा, तो यहां से आप इसको कवर कर सकते हो। दूसरा हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, तो मैं इसके लिए एक बुक को आपको रिकमेंड करूंगा। ऐसे तो मेडिकल की बुक में आप कवर कर लोगे, सिंगजैन पांडे के बुक में आप जब फंजाई पढ़ोगे तो प्लांट पैथोलॉजी वहां से कवर कर लोगे। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक बुक पढ़ना है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे प्लांट पैथोलॉजी का कई राइटरों ने बुक लिखी हुई है। माइक्रोबायोलॉजी आरपी सिंह की एक माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी पे बुक आती है, उस बुक को आप ले सकते हो। आरपी सिंह माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी की बुक आती है। अगर आप स्पेशल पढ़ना चाहते हो तो वहां से पढ़ सकते हो, अदरवाइज आपका सिंगजैन पांडे में ही काम चल जाएगा। क्रिप्टोग्राम्स जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसके लिए कुछ नहीं करना आपको है, सिंगजैन पांडे की बुक पढ़नी आपको है। रस्तोगी पब्लिकेशन जिसको मैंने आपको बता ही दिया है, इस बुक को पढ़ना है क्रिप्टोग्राम्स के लिए। फेनोग्राम्स के लिए भी आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। आपके इसके सेकेंड वॉल्यूम को देखें तो आपको वहां पे फेनोग्राम्स मिल जाएंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अगर आपको एंजियोस्पर्म पढ़ना है तो एक बुक में यहां जरूर रिकमेंड करना चाहूंगा, एंजियोस्पर्म अगर आप पढ़ना चाहते हो, अलग से टेक्सोनॉमी पढ़ना चाहते हो, तो आप ओपी शर्मा की एक टेक्सोनॉमी की बुक आती है, इसको आप ले सकते हैं। इसमें आपको सभी फैमिली के बारे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। साथ साथ एक और अच्छी बात है, यहाँ कंपैरेटिव टेबल दिया है सभी फैमिली के बारे में, और इकोनॉमिक बॉटनी भी साथ साथ में दिया है। तो बहुत अच्छे से आप उन टेबल को देख करके सभी फैमिली को कवर कर सकते हो। और आप यहाँ पे देखो एम्ब्रियोलॉजी भी है। अगर आपको सेपरेट बुक आपने अपने यूजी पीजी में पढ़ा होगा भोजवानी एंड भटनागर की तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे मेडिकल के बुक में ही कवर कर लोगे ये सारी चीजें जो आपके फैमिली के बारे में दिया है, वहां पे भी आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आप भोजवानी एंड भटनागर की अगर डेवलपमेंटल बायोलॉजी या कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो वहां से कवर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको वहीं पे मिल जाएगा, कहाँ पे, मेडिकल के बुक में, या फिर आपको सेकेंड पार्ट सिंगजैन पांडे के बुक में भी मिल जाएगा। प्लांट रिसोर्स डेवलपमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया, जहां इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ना होता है वहां पे ओपी शर्मा की टेक्सोनॉमी की बुक देख सकते हो, या फिर आप देख सकते हो अलग से मेडिकल की कोई बुक आप ले लो जिसके अंदर बहुत अच्छे से टिम्बर एल्डिंग प्लांट्स, आयल एल्डिंग प्लांट्स, ड्रग एल्डिंग प्लांट्स, ब्यूरेजेस, फाइबर, फोडर्स, सभी के बारे में बहुत अच्छे से दिया जाता है, वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। मार्फोजेंसिस के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप पाथफाइंडर में भी आप ये सारी बातें देख सकते हो, टोटीपोटेंसी, पोलैरिटी, सिमेट्री, डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, वहां से भी कवर कर लोगे, या फिर आप अलग से कोई भी आपके यूजी लेवल की बुक है उसको पढ़ सकते हो। जो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है, इसके लिए मैं आपको फिर से वही रिकमेंड करूंगा कि इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, पाथफाइंडर इज सफिशिएंट है, वहां से आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोस्टैटिक्स के लिए फिर से मैं बोलूंगा कि आप इधर उधर कहीं भी नहीं भटके, आप पाथफाइंडर की बुक पढ़ लें, यहां से आपको सारे टॉपिक्स आपको कवर हो जाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स आपको। और फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री फिर आप पाथफाइंडर पढ़ें, बेटर दिया हुआ है, अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हो।
और इकोलॉजी एंड प्लांट ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो यहाँ पे पाथफाइंडर तो आप देख सकते हो, वहां पे भी बेसिक दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे पीडी शर्मा थोड़ा सा इसकी इकोलॉजी, आप इस बुक को अगर आपने बेसिक पढ़ी हो तो देख सकते हैं, पीडी शर्मा की बुक देख सकते हैं, और मेडिकल के अंदर भी जो इकोलॉजी के टॉपिक्स है ना वो सब कवर होते रहते हैं, तो इन बुक्स को देख करके आप कवर कर सकते हो। इस तरह से अगर मैं बात करूं, दूसरा सेक्शन हमारे पास आता है, अगर मैं बात करूं कि जीएस की थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं, तो आपको पता है कि जनरल स्टडी में आप अगर ध्यान दो तो आपने देखा है इस एग्जाम को क्रैक करना है तो दूसरा पार्ट में इसका जनरल स्टडी भी है। अगर मैं जनरल स्टडी की बात करूं तो 30 क्वेश्चन आएगा, 100 मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 70 आपके सब्जेक्ट के हैं और 30 जीएस के हैं। जीएस में आपको कैसे पढ़ने की जरूरत है, जीएस की स्टडी करना है तो आपको पता है कि जीएस में कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कितने 2 मार्क्स के होते हैं, 60 मार्क के होते हैं। अगर मैं जीएस की मैं बात करूं तो आपको करंट पढ़ना होता है, 30 क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन करंट के आते हैं। ये करंट के जो क्वेश्चंस आपके आते हैं उसके लिए आपको क्या करना है, एक मंथली मैगजीन आती है तो उसको पढ़ो, या एग्जाम से पहले आप मार्केट के अंदर देखो दृष्टि पब्लिकेशंस का आता रहता है, या किसी भी जो 6 मंथली पत्रिका आती है ना उसको आप रख लो। उससे एग्जाम से पहले 6 महीने का करंट आप एक बार अगर देख लोगे कि गेम्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नेशनल अवार्ड है, गेम्स से रिलेटेड कौन से अवार्ड है, कौन से नियुक्तियां हुई हैं, कौन सा कमीशन बना हुआ है, और इन सबको देखोगे तो 4 से 5 क्वेश्चन के लिए बस यही करंट आपको पढ़ना है। आप कोई 6 मंथली पत्रिका ले लेना। अगर मैं बात करूं दूसरा, आपको पता है कि आपके सिलेबस में क्या क्या रखा हुआ है, अगर आप देखोगे तो आपके सिलेबस में रखा गया है हिस्ट्री एंड जियोग्राफी पढ़ना है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी, चूंकि आपको पता है कि आप अगर प्योर बॉटनी के हो, एज ए रिसर्च स्कॉलर हो, आपने कभी भी जीएस की तैयारी नहीं की है, कभी सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं दिया है, तो आपको जीएस पढ़ना बहुत कठिन है। इसके लिए सिर्फ मैं आपको बेसिक सा बोलूंगा कि आपको एक काम करना है कि ल्यूसेंट ले लो। ल्यूसेंट में जो बेसिक मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री दिया है उसको एक बार रिवाइज करने का प्रयास करो, और यही से ज्योग्राफी के जो टेबल्स दिए हैं, फैक्ट दिए हैं, उनको पढ़ो, क्योंकि बहुत ज्यादा आप इधर टाइम दोगे ना तो बहुत अच्छा कर भी नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा एनर्जी लगाओगे तो निश्चित है कि वो ग्राफ आप नहीं पा सकते हो जो एक सिविल सर्विस का लड़का देने वाला है, जो बहुत अच्छे से उसको रिवाइज किया है। तो मैं इधर सिर्फ कहूंगा एक बेसिक सा आपको पढ़ना है हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए। लिसन की बुक आप देख सकते हो, कोई लिसन को आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर मैं बात करूं, आपके सामने पॉलिटी पढ़ना है, तो पॉलिटी के लिए भी मैं बोलूंगा इंडियन पॉलिटी जो आपको पढ़ना होता है उसमें कहीं आपको नहीं जाना है, कुछ अनुच्छेद 1 से 50 तक का अनुच्छेद याद कर लो, निश्चित 1-2 क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएगा। फिर थोड़े से आपको याद रखना चाहिए कि कौन कौन से आपके जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उसको जानने की जरूरत होती है। तो इसके लिए भी आपको ल्यूसेंट सफिशियंट है, उसके पीछे आप देख लो, आपको 10 से 15 पेज में आपको पॉलिटी मिल जाएगी, उसके अंदर रिवाइज कर सकते हो। साइंस टेक भी आप ल्यूसेंट से देख सकते हो, तो इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ने। हाँ, थोड़ा आप कंप्यूटर जरूर देखो, मैं आपको बोलूंगा कि आपको क्या क्या देखने की जरूरत है। कंप्यूटर, तो मार्केट में कोई भी बुक देख लो, आप देखोगे 3-4 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, कभी सीपीयू से पूछ लिया, कभी आपका एक्सटर्नल डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ये सब पूछता रहता है। तो उनके थोड़ा सा आपको रैम के बारे में पूछ लेता है, या कंप्यूटर का एवोल्यूशन पूछ लेता है। तो ये जो 2-3 क्वेश्चन आते हैं ना, कोई भी मार्केट से आप जा करके, या ल्यूसेंट का भी कंप्यूटर की बुक आती रहती है, कोई भी बुक ले लो, वहां से क्वेश्चन मिल जाएगा। बात आती है इन्वायरमेंट की, क्योंकि आप बॉटनी के हैं तो आप इन्वायरमेंट से भी 4-5 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते रहते हैं, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, तो उसके लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपके बॉटनी की इकोलॉजी सेक्शन में कवर हो जाएगा। बात आती है रीजनिंग मैथ की, तो रीजनिंग मैथ तो आप 1-2 दिन में तैयार नहीं कर पाओगे, मैं आपको बता दूं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक बुक आती है आर.एस. अग्रवाल की, कम से कम उसकी रीजनिंग की भी आती है, मैथ की भी आती है। तो आपको करना क्या है, कम से कम क्लॉक, ब्लड रिलेशन, आपको नंबर सिस्टम, ये कुछ बेसिक सा रीजनिंग है, उनको जरूर पढ़िए। और आपको कम से कम परसेंटेज निकालने आना चाहिए एक आध, और एक आध आपको एलसीएम एचसीएफ हो गया, ये आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि ट्रेंड्स के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो सा हाई स्कूल लेवल की मैथमेटिक्स की जरूरत है, यदि आप पढ़ सकते हैं उसको पढ़ो, अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो रीजनिंग के क्वेश्चन निकालो, और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखोगे ना तो 30 में से जो 30 जीएस का क्वेश्चन आता है, उनमें से आपका टारगेट एटलीस्ट
20 के आसपास होना चाहिए। यदि आप 20 से कम जा रहे हो तो आपके लिए थोड़े से रिस्क की संभावना है। कारण है कि जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, यदि उन्होंने पीएचडी किया है, नेट क्वालिफाई है, तो निश्चित है कि उनका जीएस आपसे अच्छा है। आप उनसे तो कंपेयर नहीं कर पाओगे, लेकिन ये मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूं। करंट आपके 6 मंथ की कोई पत्रिका पढ़ो जो पिछले 6 महीने करंट को रिवाइज करता है। साथ साथ ल्यूसेंट के बेसिक्स को देखो, पॉलिटी जरूर पढ़ के जाओ, क्योंकि हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी का रहेगा। रीजनिंग 3-4 क्वेश्चन निकालने की पूरी संभावना रखो। कंप्यूटर जरूर पढ़ो, और एक सेक्शन आपका आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसके लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। हाँ, अगर मार्केट में कोई भी रिसर्च एप्टीट्यूड से, रिसर्च मेथोडोलॉजी से कोई भी स्टडी मटेरियल हो तो उसको जरूर थोड़ा सा देख ले। ठीक है, उसको थोड़ा सा देख ले तो आपको इस क्वेश्चनों में कम से कम एटलीस्ट आप 20 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये रहेगा तो आपका ग्राफ अच्छा जा सकता है। तो ये कुछ आपको इंफॉर्मेशन थी। आई थिंक आपको हमने बताया कि किस तरह से एग्जाम को क्रैक करना है, आपके एग्जाम के पैटर्न क्या होते हैं। अगर आपको देखोगे तो आपकी ये यूनिट्स है। अगर मैं आपको बताया कि एग्जाम के पैटर्न की मैं बात करूं तो आपको हमने बताया ये कौन कौन से बुक्स आपके पढ़ने की होती है। लोअर बॉटनी के लिए सिंह एंड पांडे, रस्तोगी पब्लिकेशंस की बुक आपकी है, पाथफाइंडर की बुक रखिए, मेडिकल की कोई बुक जरूर पढ़िए। साथ साथ क्या है, प्रैक्टिस पेपर जो हमने बताया ऑब्जेक्टिव बॉटनी डॉक्टर जसविंदर कौर और डॉक्टर संतोष के द्वारा, शिल्पी पब्लिकेशन की बॉटनी की, हो सके तो आप मार्केट से इसको ले लें। और आप एग्जाम पैटर्न को समझे, क्वेश्चंस का एरिया किस सेक्शन से ज्यादा आता है। अगर आपने स्पाई चार्ट में मैंने दिखाने का प्रयास किया है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए किन यूनिट को ज्यादा वेटेज दें। साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये कुछ बातें हमने आपको बताया इस एग्जाम को क्रैक करने का। आपको हमने पैटर्न भी बता दिया कि इस एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, और ये हमने बता दिया क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपको क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। और साथ साथ आपको हमने बता दिया कि तो ये हमने कुछ स्ट्रेटजी आपको बताई है एग्जाम को क्रैक करने की, और होपफुली आपको इससे बेनिफिट जरूर मिलेगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।